गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, घर में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। क्लास 7 साइंस सब्जेक्ट में हम चैप्टर 13 पढ़ रहे हैं बच्चों, जिसमें हम पढ़ रहे हैं सजीवों में परिवहन। बच्चों हमें इस चैप्टर में 13.2.1 मनुष्यों में परिवहन, रक्त परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। मनुष्यों में विभिन्न पदार्थों के परिवहन का काम रक्त करता है ना। मनुष्यों में जो भी विभिन्न पदार्थों का परिवहन करने का काम कौन करता है बच्चों, रक्त करता है। आइए देखें कि रक्त क्या है और यह शरीर के सभी भागों में कैसे पहुंचता है। हम जानते हैं कि रक्त एक संयोजी ऊतक है, यह केवल तरल पदार्थ ही नहीं है। यदि रक्त की पतली सी तह को कांच की स्लाइड पर रखकर सूक्ष्मदर्शी से देखें तो इसमें बहुत से कण भी दिखाई देते हैं। बच्चों हम नॉर्मली जब रक्त को देखते हैं है ना, तो हमें लिक्विड के फॉर्म में ही रक्त दिखाई देते हैं, यानी कि तरल पदार्थ ही दिखाई देते हैं, तरल रूप में दिखाई देते हैं, है ना। पर जो हमारा रक्त है वो सिर्फ तरल पदार्थ ही नहीं है। यदि हम कांच की स्लाइड पर पतली सी रक्त की पतली सी तह को लेकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं बच्चों, तो बहुत सारे कण दिखाई देते हैं। डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे। यहाँ पर बहुत सारे कण, जब हम स्लाइड पर रख के रक्त की पतली सी तह को स्लाइड पर रख के सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं तो इस प्रकार से छोटे छोटे कण दिखाई देते हैं बच्चों, आप लोग देख सकते हैं। तो ये बहुत सारी कण दिखाई दे रहे हैं। ये कण वास्तव में क्या है, कोशिकाएं हैं, है ना, जो प्लाज्मा में तैरती रहती हैं। ये कणें जो हैं वो प्लाज्मा में तैरती रहती हैं। प्लाज्मा रक्त का तरल भाग है। प्लाज्मा क्या है, रक्त का तरल भाग है, जिसमें 92% यानी कि 92% पानी होता है। शेष 8% 8% में भोज्य पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ तथा खनिज लवण होते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों कि जो इन प्लाज्मा रक्त का जो तरल भाग है, इनमें कितना प्रतिशत, 92% सिर्फ पानी होता है ना। और 8% में भोज्य पदार्थ होता है, उत्सर्जी पदार्थ होता है और खनिज लवण पाए जाते हैं, यानी कि होते हैं, जिनका रक्त द्वारा परिवहन किया जाता है। रक्त कोशिकाएं मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। तो रक्त कोशिकाएं कौन कौन सी होती है बच्चों, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स, है ना। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे लाल रक्त कणिकाएं। ये लाल रंग की कोशिकाएं हैं जो आकार में छोटी व संख्या में अधिक होती है, इसलिए रक्त का रंग लाल दिखाई देता है। इनका लाल रंग जटिल पदार्थ हीमोग्लोबिन के कारण होता है। लाल रक्त कणिकाएं अधिक होने पर हमारा शरीर अधिक ऑक्सीजन ले सकता है। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये जो छोटे छोटे आकार के दिखाई दे रहे हैं, ये कण ही लाल रक्त कणिकाएं हैं, है ना। और ये संख्या में अधिक होते हैं बच्चों, देख सकते हैं ये सबसे अधिक संख्या में है छोटे छोटे कण। और ये लाल रंग किन कारणों से होता है, क्योंकि ये लाल रंग जटिल पदार्थ हीमोग्लोबिन के कारण होता है ना। और इन्हीं कारणों से ऑक्सीजन ये अधिक ले सकता है। सेकेंड हम देखते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं। ये कोशिकाएं रंगहीन, आकार में बड़ी और संख्या में कम होती है। यदि शरीर में रोगाणु, जीवाणु या अन्य बाहरी पदार्थ प्रवेश कर जाते हैं तो उन्हें श्वेत रक्त कणिकाओं के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। इस तरह ये हमारे शरीर की रक्षा करती हैं। तो बच्चों जो ये श्वेत रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं हमारे रक्त में, जो ये कण पाए जाते हैं, ये कोशिकाएं रंगहीन होते हैं। रंगहीन यानी कि कलरलेस होते हैं, है ना। इन और आकार में ये बड़े होते हैं। देखिए ये श्वेत रक्त कणिकाएं हैं जो आकार में बड़े हैं, है ना। और ये संख्या में कम है बच्चों, इसे भी आप लोग याद रखेंगे कि संख्या में ये कम होती हैं। जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं वे संख्या में कम होती हैं। और ये जो शरीर के अंदर जो रोगाणु, जीवाणु, है ना, अन्य बाहरी पदार्थ प्रवेश कर जाते हैं, उनसे ये लड़ने की क्षमता रखते हैं, है ना। ये कोशिकाएं उन्हें क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं और इस तरह हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। कौन, श्वेत रक्त कणिकाएं। अब हम पढ़ते हैं प्लेटलेट्स, है ना। तो प्लेटलेट्स में हम देखते हैं, आपने देखा होगा कि जब चोट लगती है तो रक्त निकलता है
है ना बच्चों। जब हमें चोट लग जाती है या कहीं हाथ पैर में खरोंच लग जाती है किसी चीज़ से, तो चोट लगती है तो वहाँ से रक्त निकलने लगता है। यदि रक्त की बूंद जमीन पर पड़ जाए तो कुछ देर में जम जाती है ना। क्या होता है, जब रक्त की कुछ बूंदें जमीन पर पड़ जाती है तो वो कुछ देर में जम जाती है। ठीक इसी तरह चोट वाले स्थान पर भी रक्त जम जाता है ना। चोट वाले स्थान पर भी क्या होता है, रक्त जम जाता है, और रक्त जमने का कारण रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स ही है। ये भी एक प्रकार की कोशिकाएं हैं जो संख्या में लाल रक्त कणिकाओं से कम होती हैं। तो बच्चों मेन क्या होता है, प्लेटलेट्स का कार्य होता है कि रक्त में थक्का जमाने का कार्य करता है। थक्का जमाना मतलब जब हमें कहीं पर चोट लगी हुई है, वहाँ से जो ब्लड लगातार निकलते रहती है ना, तो प्लेटलेट्स के कारण ही वहाँ पर थक्का जम जाता है और हमारा जो ब्लड है वो निकलना बंद हो जाता है। ठीक है, तो प्लेटलेट्स की जो संख्या होती है वो लाल रक्त कणिकाओं से कम होती हैं। आइए देखते हैं, कभी कभी दुर्घटना होने पर या बीमारी से मनुष्य के शरीर में रक्त की कमी हो जाती होती है बच्चों। यदि कोई दुर्घटना होती है तो हमारे शरीर से बहुत सारे ब्लड बाहर निकल जाते हैं, है ना, तो ब्लड की कमी हो जाती है। तब डॉक्टर द्वारा स्वस्थ मनुष्य के रक्त को रोगी के शरीर में पहुंचाकर उसकी जीवन रक्षा की जाती है। यानी कि क्या करना पड़ता है बच्चों, ब्लड चढ़ाना पड़ता है। ठीक है, जब तब डॉक्टर द्वारा स्वस्थ मनुष्य, जो मनुष्य स्वस्थ रहता है, उनके रक्त को रोगी की जो शरीर है उनमें पहुंचाकर उसके जीवन की रक्षा की जाती है। इस क्रिया को खून चढ़ाना यानी कि रक्तदान कहते हैं, है ना। जो मनुष्य रक्त देता है उसे दाता, और जो रोगी रक्त लेता है उसे ग्राही कहते हैं, है ना। जो ग्रहण करता है यानी कि जो लेता है उसे ग्राही कहेंगे, ग्रहण कर रहा है क्योंकि, और जो रक्त देता है उसे दाता, है ना। और किंतु रक्तदान आसान नहीं है। आवश्यकता के समय उसी के समान रक्त वाले मनुष्य का मिलना बहुत आवश्यक होता है। जैसे बच्चों हमारा जो ब्लड होता है वो ग्रुप वाइज होता है। जैसे कि किसी का ब्लड का ग्रुप ए है, किसी का ए नेगेटिव होता है, किसी का ए पॉजिटिव होता है, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, है ना। इस प्रकार से है ओ, और ओ पॉजिटिव होता है, ओ नेगेटिव होता है, ए बी पॉजिटिव हो सकता है, ए बी नेगेटिव हो सकता है। तो हमें जैसे हम ए पॉजिटिव वाले ग्रुप के, हमारा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, तो हमें जब ब्लड चढ़ाना होगा या ब्लड किसी से लेना होगा तो ए ब्लड जिसका ए पॉजिटिव ब्लड होगा उसी से हम ले सकते हैं, है ना। या फिर मान लो कि हमारा ब्लड का मेरा ब्लड का ग्रुप मान लो बी पॉजिटिव है, तो यदि मुझे किसी से लेना है ब्लड तो बी पॉजिटिव ही होना चाहिए, है ना। जो स्वस्थ मनुष्य है उसका रक्त बी पॉजिटिव होना चाहिए, तभी हम उसका रक्त को ले सकते हैं। तो इस प्रकार से जो ब्लड का ग्रुप है वो मैच करना चाहिए, तभी हम ब्लड ले सकते हैं। इसलिए ये भी रक्तदान करना भी आसान नहीं होता है बच्चों, या रक्त लेना भी आसान नहीं होता है। ये बहुत मुश्किल से मिल पाता है, ब्लड ग्रुप मैच करना चाहिए तभी हो पाता है, तभी हम ब्लड ले सकते हैं, है ना। यदि ब्लड ग्रुप मैच ना करे तो हम ब्लड नहीं ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं, पिछली कक्षा में आपने हृदय, शिराओं और धमनियों के बारे में पढ़ा है। हृदय परिवहन यानी कि परिसंचरण तंत्र का प्रमुख अंग है। ऑक्सीजन युक्त रक्त धमनियों के द्वारा हृदय से बाहर जाता है। धमनियों की शाखाएं जैसे जैसे ऊतकों में फैलती हैं वे छोटी व पतली होती जाती हैं, है ना। जब धमनियों की जो शाखाएं हैं बच्चों, जैसे जैसे ऊतकों में फैलती हैं वे छोटी व पतली होती जाती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, रक्त कोशिकाएं कहते हैं। तो बच्चों हम पिछले कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, है ना। हम पढ़ चुके हैं कि शिराएं और जो धमनी के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि शिराएं क्या होती हैं, धमनी क्या होती हैं, और हृदय में जो परिवहन यानी कि परिसंचरण तंत्र का प्रमुख अंग कौन सा है। ऑक्सीजन युक्त रक्त धमनियों के द्वारा हृदय से कहाँ किया जाता है बच्चों, हृदय से बाहर जाता है, और धमनियों की शाखाएँ
जैसे जैसे ऊतकों में फैलती हैं वे छोटी व पतली होती जाती हैं। यहाँ पर हम देखते हैं मनुष्य में रक्त परिवहन का रेखा चित्र आपको अच्छे से दिखाई दे रहे हैं बच्चों, है ना। ये इसके द्वारा बताया गया है सिर, हाथ, फेफड़े और यकृत, छोटी आंत, वृक्क और पैर। शिराएँ, आप सभी को पता है कि शिराएँ कौन से कलर की होती हैं, है ना, नीले कलर की दिखाई देंगी आपको। और जो धमनी है बच्चों वो लाल रंग की दिखाई देती है ना। तो हम देखते हैं कि शिराएँ का कार्य क्या होता है। हम सभी को पता है कि ये पूरे शरीर से रक्त को कहाँ लाते हैं बच्चों, हृदय में लाते हैं, है ना। पूरे शरीर से रक्त को हृदय में ला रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं ये एरो के चिन्ह जो है यहाँ बने हुए हैं, इससे आपको पता चलेगा कि सिर से, हाथ से, और यहाँ यकृत से, छोटी आंत से, वृक्क से, पैर से, सभी जगह से ये क्या कर रहे हैं, शिराएँ सभी रक्त को ला रहे हैं और कहाँ जाने दे रहे हैं, रक्त हृदय में, है ना। अब हृदय से क्या करते हैं, हृदय से आप लोग यहाँ पर एरो का चिन्ह से देख सकते हैं। जब ये हृदय में आते हैं तो हृदय क्या करता है, फेफड़े में भेज देता है रक्त को। किस लिए भेजता है, फेफड़े में ये जो शिराएँ हैं जो सभी रक्त को लाए हैं ये फेफड़े में जाता है, क्योंकि सभी जो शरीर में फैले हुए जो हमारा रक्त होता है जब शिराओं से लाया जाता है तो वो ऑक्सीजन रहित होता है ना, उनमें ऑक्सीजन की कमी होती है। तो फेफड़ों में ऑक्सीजन युक्त बनने के लिए भेज दिया जाता है ब्लड को, और फिर से ये ऑक्सीजन युक्त होकर हृदय में आता है। और जब हृदय में आता है, यहाँ पर देख रहे हैं हृदय में आता है शिराओं के द्वारा। हृदय में आने के बाद में फिर से धमनियों के द्वारा ये पूरे शरीर में फिर से ब्लड को पहुंचा दिया जाता है, यानी कि परिवहन का कार्य हो रहा है बच्चों। यहाँ पर परिसंचरण तंत्र परिवहन का कार्य हो रहा है। अब ये ब्लड को पूरे शरीर में भेज दिए जा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप लोग एरो का चिन्ह से ये किन के द्वारा भेजा जा रहा है, धमनियों के द्वारा। और ये जो ब्लड फिर से पूरे शरीर में जो भेजा जा रहा है धमनियों के द्वारा, ये ऑक्सीजन युक्त है, यानी कि ऑक्सीजन युक्त बन चुका है ना। तब ये पूरे शरीर में ऑक्सीजन हमारा पहुंच रहा है बच्चों। और जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो भी इन रक्त कोशिकाओं में होते हैं, तो भोजन भी हमारे पूरे शरीर में पहुंच जाते हैं और ऑक्सीजन भी पहुंच जाता है। तो आपसे आप इस डायग्राम से ये समझ गए होंगे बच्चों कि धमनियों का कार्य और शिराओं का कार्य क्या होता है और कैसे होता है। ये ऑक्सीजन रहित ब्लड को लाने का कार्य कौन करता है, शिराएँ करते हैं। और ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड होते हैं पूरे शरीर में पहुंचाने का कार्य धमनियाँ करते हैं, यानी कि धमनी करता है। ये रक्त कोशिकाएं कोशिकाओं के बीच से गुजरती हैं और रक्त कोशिका के संपर्क में आ जाता है, जिससे रक्त और कोशिका के बीच पदार्थों की अदला बदली हो जाती है। ये रक्त कोशिकाएं आपस में मिलकर मोटी वाहिनी बनाती हैं, जिसे शिरा कहते हैं। शिराएं कम ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में लाती है। बहुकोशिक अकशेरुकी जंतुओं में परिवहन के लिए अलग अलग तरह की व्यवस्था होती है। प्रायः इनमें मनुष्यों के समान हृदय एवं रक्त नलिकाओं का अभाव होता है ना बच्चों। यहाँ पर हम देख रहे हैं बहुकोशिक अकशेरुकी जंतुओं में जो परिवहन के लिए अलग अलग तरह की व्यवस्था होती है। प्रायः इनमें मनुष्यों के समान भी क्या होती है, हृदय एवं रक्त नलिकाओं का क्या होता है, अभाव होता है। अतः रक्त सीधे कोशिकाओं के संपर्क में होता है, इसे खुला परिसंचरण तंत्र कहते हैं। सभी अकशेरुकी जंतुओं में रक्त हृदय द्वारा पंप किया जाता है तथा नलिकाओं में बहता है, इसे बंद परिसंचरण तंत्र कहते हैं। आइए देखें धमनी और शिरा में क्या अंतर है। तो यहाँ पर आप लोग समझ चुके होंगे बच्चों, जो अकशेरुकी होते हैं जंतुओं में परिवहन कैसा होता है, अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं होती हैं। जैसे मनुष्यों में और जंतुओं में अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं होती हैं। प्रायः इनमें मनुष्यों के समान हृदय एवं रक्त नलिकाओं का क्या होता है, अभाव होता है ना। यानी कि इनका जो रक्त नलिकाएं होती हैं उनका अभाव होगा और जो हृदय है उनका अभाव
होता है। रक्त सीधे कोशिकाओं के संपर्क में होता है। ठीक है बच्चों, रक्त क्या होता है, सीधे कोशिकाओं के संपर्क में होता है और इसे खुला परिसंचरण तंत्र कहते हैं। सभी कशेरुकी जंतुओं में रक्त द्वारा हृदय पंप किया जाता है तथा नलिकाओं में बहता है। इसे जो जंतुओं में बहता है बच्चों, इन्हें बंद परिसंचरण तंत्र कहते हैं। आइए देखें धमनी और शिरा में क्या अंतर है। बच्चों यहाँ पर जो अकशेरुकी और कशेरुकी की बात हो रही है, तो आप सभी जानते हैं कशेरुकी जंतु किन्हें कहते हैं और अकशेरुकी जंतु किन्हें कहते हैं। तो जिनमें रीढ़ की हड्डियाँ पाई जाती हैं, है ना, जिनके 2 पैर 2 हाथ होते हैं बच्चों, उन्हें हम कशेरुकी जंतु कहते हैं, है ना, जिनमें रीढ़ की हड्डियाँ पाई जा रही हैं। और जिनमें रीढ़ की हड्डियाँ नहीं पाई जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं, अकशेरुकी जंतु कहते हैं। तो अकशेरुकी जंतुओं में क्या होता है, हृदय की और रक्त नली का अभाव होता है बच्चों, और इनमें जो परिसंचरण तंत्र होता है कैसा होता है, खुला परिसंचरण तंत्र होता है। और सभी जो कशेरुकी जंतु होते हैं, है ना, जैसे कशेरुकी जंतु में बहुत सारे जंतु आते हैं जिनके 2 पैर हाथ होते हैं और मनुष्य भी आते हैं। तो इनका हृदय द्वारा पंप किया जाता है, रक्त जो है हृदय द्वारा पंप किया जाता है तथा नलिकाओं में बहता है। इसे क्या कहते हैं, बंद परिसंचरण तंत्र कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे बच्चों कि जो मनुष्य में और जो कशेरुकी जंतु होते हैं उनमें बंद परिसंचरण तंत्र होता है, और जो जिनमें रीढ़ की हड्डियाँ नहीं पाई जाती हैं, अकशेरुकी जंतु होते हैं, उनमें खुला परिसंचरण तंत्र होता है ना। आइए देखते हैं धमनी व शिरा में क्या अंतर है। तो धमनी और शिरा में अंतर देख रहे हैं बच्चों, जिनमें हम धमनी और शिरा के बारे में जानेंगे। धमनी की जो दीवार होती है वो मोटी होती हैं और शिरा की दीवार धमनी की दीवार से पतली होती है। ये अंदर से संकरी होती हैं। संकरी मतलब कि छोटे आकार के होते हैं, है ना, अंदर से ये संकरी होती हैं। और जो शिरा है बच्चों, ये अंदर से चौड़ी होती हैं। दीवार मोटी होने के कारण इनमें रक्त न होने पर भी ये पिचकी नहीं है ना। जो धमनी है बच्चों, ये इनकी दीवार जो है मोटी होने के कारण इनमें रक्त ना होने पर भी, यदि रक्त नहीं भी होता है तो भी फिर भी ये पिचकती नहीं है ना। और दीवार पतली होने के कारण इनमें रक्त न होने पर भी ये पिचक जाती हैं। जो शिराएं हैं बच्चों, इनकी दीवार कैसी होती है, पतली होती है, और पतली होने के कारण इनमें रक्त नहीं भी होता है, न भी होने पर ये क्या होते हैं, पिचक जाते हैं। अब देखते हैं धमनी में, इसमें रक्त तेज गति से झटके के साथ बहता है और शिराओं में इनमें रक्त धीमी व एक सी गति से बहता है। तो आप लोग समझ गए होंगे बच्चों धमनी और शिरा में अंतर। अब हम देखते हैं आप लोग यहाँ पर आंतरिक संरचना और बाह्य संरचना की डायग्राम देख रहे हैं। ये मनुष्य का हृदय का डायग्राम है बच्चों, है ना। अब हम देखते हैं, डॉक्टर जब हाथ पकड़कर नब्ज देखते हैं तब वास्तव में धमनी में रक्त बहने के कारण होने वाले झटकों को ही गिनते हैं। आप भी इन्हें महसूस कर सकते हैं। आपने रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर के बारे में सुना होगा। वास्तव में यह धमनियों में रक्त का दबाव होता है जिसे विशेष यंत्र से नापते हैं। रक्तचाप सामान्य से अधिक या कम होना खतरनाक हो सकता है। चिंता करने, भोजन में अधिक वसा का उपयोग करने तथा पर्याप्त शारीरिक कार्य एवं व्यायाम न करने से भी रक्तचाप में परिवर्तन हो सकता है। तो बच्चों आप लोग ब्लड प्रेशर के बारे में सुना होगा। हम ये भी कहते हैं कि उन्हें बीपी हो गई है ना, बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर का शॉर्ट फॉर्म है बीपी। तो उन्हें बीपी है ऐसा हम कहते हैं। तो एक्चुअली में उनका जो नाम होता है वो क्या होता है, रक्तचाप। हिंदी में हम रक्तचाप कहते हैं और इंग्लिश में हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो ब्लड प्रेशर किस कारण से होता है बच्चों, तो यह आप लोग देख सकते हैं अधिक वसा का उपयोग करने से, है ना, चिंता करने से, ये सब कारणों से ब्लड प्रेशर होता है। ठीक है, और इनके कारणों से जो शारीरिक कार्य होते हैं इनमें प्रभावित होते हैं, तबीयत बिगड़ता है बच्चों।
तो क्या करना है, चिंता कम करना है और हमें हर दिन यानी कि हमें रेगुलरली व्यायाम करना है, जिससे हमारा जो रक्तचाप है इनमें परिवर्तन हो सकता है ना। और खाने में भोजन करने टाइम पे हमें भोजन भी अच्छा स्वस्थ भोजन करना है ना, ये भी ध्यान रखना है। आइए देखते हैं बच्चों, हम जब नब्ज को करते हैं या फिर डॉक्टर जो ये हमारा हाथ होता है, यहाँ पर नब्ज होते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं इस प्रकार से पकड़ के बच्चों, तो हम वहाँ पर अपने ब्लड का जो झटके के साथ बह रहा है उसे हम महसूस कर सकते हैं, और डॉक्टर भी यही महसूस करते हैं और वो गिनते हैं, है ना। नब्ज में जो झटके के साथ ब्लड बह रहा है उसे वो गिन लेते हैं। आप जानते हैं कि हृदय वक्ष गुहा में थोड़ा बाईं ओर स्थित होता है। हृदय का आकार लगभग बंद मुट्ठी के बराबर होता है। यह एक दोहरे हृदयावरण से ढका रहता है ना। तो बच्चों हमारा हृदय जो है वो किस ओर है, बाईं ओर है ना, थोड़ा सा बाईं ओर है, और यह हृदयावरण से ढका रहता है। हृदयावरण की दो तहों के मध्य एक तरल पदार्थ भरा होता है जो किसी धक्के या दुर्घटना से उसे बचाता है। हृदय पेशियों से बना होता है ना बच्चों। हृदय जो है वो हृदय पेशियों से बना होता है और लगातार बिना रुके कार्य करता है। एक पेशीय पट से हृदय दो भागों में बटा होता है। प्रत्येक भाग पुनः दो भागों में बटा होता है। ऊपर वाले दो भाग को आलिंद और नीचे वाले दो भाग को निलय कहते हैं, जिसमें हम 13.5 चित्र में देखेंगे बच्चों। फेफड़ों से लाया गया अधिक ऑक्सीजन युक्त रक्त बाएं नीले से धमनियों के द्वारा शरीर के सभी भागों में भेजा जाता है, तथा शरीर के सभी भागों से लाया गया कम ऑक्सीजन युक्त रक्त शिराओं से आलिंद में पहुंचाया जाता है, जहां से रक्त को पुनः अधिक ऑक्सीजन युक्त होने के लिए फेफड़ों में भेज दिया जाता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं बच्चों, है ना, ये हमारा हृदय का जो आंतरिक संरचना है, अंदर की संरचना है, और ये बाह्य संरचना है, हृदय की बाह्य संरचना, जहाँ पर दायां आलिंद और बायां आलिंद, दायां निलय और बायां निलय, ये दो भागों में बटा हुआ है बच्चों। आप लोग देख सकते हैं ये दो भागों में बटा हुआ दिखाई देता है, जहाँ ये है फेफड़ों की ओर अंगों से, और दायां आलिंद और दायां निलय। इसी प्रकार से अंगों की ओर फेफड़ों से बायां आलिंद और बायां निलय। तो हम जानते हैं बच्चों, ये जो दायां आलिंद है ये शिराएं हैं, और बायां आलिंद है ये बायां आलिंद है जो ये है धमनी, है ना। तो दायां आलिंद के द्वारा सभी शरीर के सभी पार्ट से ब्लड को लाया जाता है, यानी कि रक्त को शिराओं के द्वारा हृदय में लाया जाता है बच्चों, है ना, क्योंकि ऑक्सीजन कम होता है हृदय में, इसलिए इन्हें हृदय में लाया जाता है और हृदय के द्वारा फेफड़ों में भेजा जाता है। फेफड़ों में इसलिए भेजा जाता है बच्चों ताकि वो ऑक्सीजन युक्त हो सके, है ना, उनमें ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिल सके, और उसके बाद में फिर से हृदय में आने के बाद धमनियों के द्वारा पूरे शरीर के सभी पार्ट्स में भेज दिए जाते हैं ब्लड को, जो ऑक्सीजन युक्त होता है ना। तो इस प्रकार से परिसंचरण तंत्र की क्रिया होती रहती है बच्चों, ठीक है। अब हम देखते हैं बच्चों, हमने सीखा, हम इस चैप्टर में जो कुछ भी हम पढ़े है ना, तो अध्ययन किए, तो इससे हम क्या क्या सीखे, तो देखते हैं। पौधों में जल एवं खनिज लवणों का परिवहन एवं भोजन का स्थानांतरण संवहन ऊतक द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो किसके द्वारा भोजन का जो परिवहन होता है, स्थानांतरण होता है, खनिज लवण का परिवहन और जल का परिवहन, तो पौधों में संवहन ऊतक द्वारा ये सभी परिवहन के कार्य होते हैं बच्चों। और संवहन ऊतक कौन कौन से हैं, आप सभी को पता है, जाइलम और फ्लोएम, है ना। पौधों की जड़ों के द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवण जाइलम द्वारा अन्य भागों में पहुंचाया जाता है। तो जाइलम के द्वारा खनिज लवण और जल को
पहुंचाया जाता है बच्चों। और पत्तियों में बना भोजन फ्लोएम द्वारा पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है। तो बच्चों आप सभी को पता है कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा जो भोजन बनता है वो पत्तियों में ही बनता है ना। और पत्तियों के में जो बना भोजन होता है फ्लोएम ऊतक के द्वारा पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है। आप सभी को पता है ना बच्चों कि फ्लोएम ऊतक कहाँ पाए जाते हैं। ये जो पौधे की छाल होते हैं है ना, जो बाहरी आवरण छाल होता है उनके आंतरिक भाग में ये फ्लोएम पाए जाते हैं, फ्लोएम ऊतक। एक कोशिक जंतुओं में विभिन्न पदार्थों का परिवहन विसरण द्वारा होता है। बहुकोशिक अकशेरुकी जंतुओं में खुला परिसंचरण तंत्र होता है। सभी कशेरुकी जंतुओं में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। मनुष्य का हृदय पेशीय पटों के द्वारा 4 भागों में बटा होता है। ऊपर वाले 2 भाग अलिंद और नीचे वाले 2 भाग निलय कहलाते हैं। हृदय जिन मांसपेशियों से बना होता है उन्हें हृदय पेशी कहते हैं, जो लगातार बिना रुके कार्य करती रहती है। यदि बच्चों हमारा हृदय रुक कर कार्य करेगी तो क्या होगा, यदि जिस दिन हमारा हृदय रुक जाएगा तो हम भी रुक जाएंगे, है ना। और हमारा हृदय लगातार कार्य करते रहते हैं, इसलिए हम भी कार्य कर रहे हैं। दुर्घटना में रक्त के अधिक बह जाने, बीमारी के कारण शरीर में रक्त की कमी होने पर किसी व्यक्ति का रक्त चढ़ाना क्या कहलाता है बच्चों, रक्तदान कहलाता है। धमनियों में रक्त का दबाव रक्तचाप कहलाता है। यदि धमनियों में रक्त का दबाव अधिक हो तो वो क्या कहलाएगा बच्चों, रक्तचाप कहलाता है। बच्चों हमारा चैप्टर 13 कंप्लीट होता है ना, कंप्लीट हो गया। ये आप लोगों का होमवर्क है बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये आप लोग होमवर्क में रिक्त स्थानों की पूर्ति करके दिखाएंगे, है ना। अपनी कॉपी में लिखकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे। और आप सभी को ये 4 का नीचे दिए गए कथनों को सुधार कर लिखें। इसे सुधार कर अपनी कॉपी में दिखाएंगे। जैसे कशेरुकी जंतुओं में खुला परिवहन होता है और स्वस्थ मनुष्य के जीवन रक्षा के लिए रक्तदान किया जाता है, तो ये सही है या गलत है। यदि गलत है तो इसे आप सुधार कर लिख कर दिखाएंगे। ये 2 रिक्त स्थान और कथनों को सुधार कर लिखने, ये 2 आप लोगों का होमवर्क है बच्चों। ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।